हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेनियल kahneman की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की समरी। आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे सुबह उठ के क्या पहनना है, बर्थडे पार्टी में क्या गिफ्ट देना है, इलेक्शन के समय किसको वोट देना है। हमारा हर डिसीजन किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान दो तरीक़ों से डिसीजन लेता है। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग, जो कि एकदम से लिया हुआ कैजुअल डिसीजन होता है अपने इंट्यूशन के हिसाब से। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और दिमाग में कुछ मेंटल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। दोनों ही प्रकार की थिंकिंग सिचुएशन के हिसाब से सही या गलत होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम स्लो थिंकिंग करने के बजाय फास्ट थिंकिंग करते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि फास्ट थिंकिंग बायस यानी कि पक्षपात से प्रभावित होता है। फास्ट थिंकिंग से डिसीजन लेते समय हम ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स यानी कि मेंटल शॉर्टकट, बिना किसी बात के डिटेल में जाए डिसीजन लेना। अगर हम इन बायस और ह्यूरिस्टिक्स को समझ जाएं तो जहां जरूरी हो फास्ट थिंकिंग के बजाय स्लो थिंकिंग करके हम सही डिसीजन ले सकते हैं। आइए समझते हैं उन बायस और ह्यूरिस्टिक्स को। पहला, अवेलेबिलिटी बायस। जब हमारे डिसीजंस आसानी से अवेलेबल इंफॉर्मेशन जैसे कि न्यूज़, सोशल मीडिया मैसेज या ट्वीट्स के ऊपर बेस्ड होता है, इसे अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं देखते और आपको इंडिया में किसी हिल स्टेशन घूमने जाना है तो आप कश्मीर जाना चाहेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखते हैं जिसमें हर दिन कश्मीर में घुसपैठ की खबर आती है तो आप डर के मारे वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। आपका यह डिसीजन अवेलेबिलिटी बायस से प्रभावित है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर में घुसपैठ की वजह से मरने वाले सिविलियंस की संख्या कम है और आपके अपने शहर में रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। यानी कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स लगाएं तो आपके अपने शहर में गाड़ी चलाने से आपके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि कश्मीर जाने से। लेकिन क्योंकि आप फास्ट थिंकिंग करते हैं आसानी से अवेलेबल न्यूज़ के आधार पर, इसलिए आपका डिसीजन गलत हो सकता है। इस बायस का इस्तेमाल न्यूज़ चैनल या यूट्यूबर्स आपका ओपिनियन बदलने के लिए करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप किसी भी तथ्य को मानने से पहले अपनी कोई रिसर्च नहीं करेंगे। अगर आप अवेलेबिलिटी बायस से बचना चाहते हैं तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर सोचें, क्या आपका डिसीजन रिसर्च करके लिया गया है या आसानी से अवेलेबल न्यूज़ या यूट्यूब वीडियोज़ के आधार पर। दूसरा, एंकरिंग बायस। ये बायस नंबर से रिलेटेड होता है। हम किसी भी नंबर को किसी और नंबर से कंपेयर करके ही उसका मतलब निकालते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लास्ट ईयर का कट ऑफ 75 है और आपके केवल 50 मार्क्स आए हैं तो आपको अपना परफॉर्मेंस ख़राब लगेगा। लेकिन अगर आपको पता चले कि क्लास के टॉपर के मार्क्स भी बस 52 ही हैं तो आपको खुशी होगी कि शायद इस बार का कट ऑफ कम ही हो। पहले केस में आपका कंपैरिजन लास्ट ईयर कट ऑफ 75 से था और उसके बाद जब आपको क्लास के टॉपर्स के मार्क्स पता चले तो आपका कंपैरिजन 52 से हो गया और आपको आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगने लगा। एंकरिंग बायस को कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें दो ग्रुप्स जिनको ट्रीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, उनसे दो सवाल पूछे गए। पहले ग्रुप से पूछा गया कि मैंगो ट्री की हाइट 200 फीट से कम है कि ज़्यादा, और जितनी है वो एक गैस करें। वहीं दूसरे ग्रुप से पूछा गया कि मैंगो ट्री की हाइट 50 फीट से कम है कि ज़्यादा, और जितनी है वो एक गैस करें। पहले ग्रुप वालों ने मैंगो ट्री की हाइट 200 फीट से कम बताई और उनका गैस था एवरेज 150 फीट। ग्रुप 2 वालों ने कहा कि मैंगो ट्री की हाइट 50 फीट से ज़्यादा होती है और उनका गैस था 80 to 100 फीट। दोनों ही ग्रुप्स को मैंगो ट्री की हाइट का कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब उनसे गैस करने को कहा गया तो उनका गैस जो नंबर उन्हें पहले क्वेश्चन में दिया गया था उससे एंकर्ड था। एंकरिंग बायस का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डिस्काउंट ऑफर में करती हैं। वो प्रोडक्ट्स में एक प्राइस टैग लगाती हैं और उस प्राइस टैग में आपको डिस्काउंट देते हैं। आपका दिमाग डिस्काउंटेड प्राइस को ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर करता है और आपको लगता है कि वो चीज़ सस्ती मिल रही है और आप उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि आप डिस्काउंट खत्म होने के डर से फास्ट थिंकिंग करते हैं। नेक्स्ट, फ्रेमिंग इफेक्ट। लोगों का डिसीजन इस बात पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन उन्हें कैसे प्रेजेंट की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट से पूछा जाए कि उसके पास ट्रीटमेंट के दो ऑप्शन हैं, ट्रीटमेंट 1 जिसमें कि 90% चांस ऑफ सर्वाइवल है और ट्रीटमेंट 2 जिसमें कि 10% चांस ऑफ डेथ है, तो आप इन दोनों में से क्या चुनेंगे? ज़्यादातर पेशेंट्स ट्रीटमेंट 1 को चुनेंगे। भले ही अगर आप ध्यान से सोचें तो दोनों ही केस में चांस ऑफ सर्वाइवल सेम ही है। हमारा माइंड सर्टेनिटी और बेनिफिट को लॉस और रिस्क से ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। इस एग्जाम्पल में हमारा माइंड 10% रिस्क को ना चुनते हुए 90% सर्टेनिटी को चुनेगा। नेक्स्ट,
लॉस एवर्सन। हमारा माइंड हमेशा लॉस को अवॉइड करना चाहता है, चाहे उसके बदले हमें कितना भी गेन क्यों ना हो रहा हो। कई लोग बैड रिलेशनशिप से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि ब्रेकअप का लॉस वो नहीं झेलना चाहते। कई बार हम लॉस मेकिंग शेयर्स को बेचते नहीं हैं बल्कि उन्हें और खरीदते हैं क्योंकि हमें उसे बेचने पर नुकसान का डर लगा रहता है, जबकि हमें पता है कि उसे होल्ड करने पे हमें और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लॉस एवर्सन का इस्तेमाल लोगों को कन्विंस करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी की सिगरेट की हैबिट छुड़वानी है और आप उसे सिगरेट छोड़ने के गेन के बारे में बताएंगे, जैसे कि सिगरेट छोड़ने से उनके पैसे बचेंगे और उसे इन्वेस्ट करके वो और पैसे बना सकते हैं, इस आर्गूमेंट से किसी के कन्विंस होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन अगर आप लॉस के बारे में बताएंगे, जैसे कि सिगरेट पीने से लंग्स फेल हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है और ट्रीटमेंट में मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा और जल्दी मरने के भी चांसेस हैं, तो इस केस में कन्विंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट, एंडाउमेंट इफेक्ट। अगर हम किसी चीज़ को ओन करते हैं तो हम उसे ओवर वैल्यू करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कार मार्केट में बेचने जाएं तो आपके हिसाब से उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, वहीं मार्केट में लोग उसे कई कम दाम में खरीदना चाहेंगे। अगर हमारे इमोशंस किसी चीज़ से जुड़ जाएं तो हमारा माइंड उसकी वैल्यू इमोशनल और फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली ही बढ़ा देता है। एंडाउमेंट इफेक्ट का ही असर है कि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं और किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, तो अगर हमें कोई अपने कंट्री, कास्ट, रिलीजन का मिल जाता है तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, ना कि वहाँ के लोकल लोगों पे। उस समय हम ये नहीं सोचेंगे कि वहाँ के लोकल लोग पीसफुल हैं और एजुकेटेड हैं। ऑथर कहते हैं कि फास्ट थिंकिंग तभी सही है जब उसमें कोई बायस ना हो। किसी भी प्रकार के बायस से बचने के लिए हमें स्लो थिंकिंग करनी चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए। ये सारी बातें हमने डिस्कस की डेनियल कैनेमन की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।